हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंदा एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए पंजाब टेट के थ्योरी नोट्स लेकर आती रहती हूँ, जिसमें कि हमने अपनी पंजाब टेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है पंजाब हिस्ट्री, वो हमारे थ्योरी लेक्चर से वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज से हमारी जो सीरीज़ चल रही है थ्योरी चैप्टर्स की, वो चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि स्विक्स के जो टॉपिक रहेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो प्रेपरेशन है ये हमारी मास्टर कैडर, पंजाब टेट, सी टेट और ये जो स्पेशली ये जो पॉलिटिकल साइंस का बैच है, ये वाला बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? संविधान के अनुच्छेद 1 to 395, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। ये वीडियो 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेगी। थोड़े से आर्टिकल्स आज हमारे रहेंगे, नेक्स्ट वाले आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वाले आर्टिकल्स हम थर्ड वाले वीडियो में करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्या रहता है कि सबसे पहले एक टॉपिक आता है कि संघ अथवा इसके क्षेत्र। ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4, ये सारे आर्टिकल्स है, यानी कि सबसे पहले पहले 4 आर्टिकल्स में क्या डिवाइडेड है कि संघ और इसका क्षेत्र, ये सारे इसमें पहले 4 आर्टिकल्स में आते हैं। क्या आता है? फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र, इसका स्टेट्स कितने कैसे डिवाइडेशन होएगी, वो सारा इसमें डिफाइन है। नेक्स्ट है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब पहले राज्यों के साथ नए राज्यों का आके मिलना, यानी कि कुछ नए राज्यों को बनाने की जो प्रावधान है या किस तरीके से बनते हैं, वो सारा आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 2 का एक और पार्ट है 2A। उसमें क्या है कि सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, ये वाला जो पार्ट है आर्टिकल, ये वाला कैंसिल कर दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया। इसके बाद थर्ड वाला आ जाता है। थर्ड आर्टिकल क्या कहता है कि नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, एक नाम परिवर्तन, यानी कि अगर कोई नया राज्य बनता है उसका नाम क्या हो, वर्तमान राज्य जो करंट में राज्य चल रहे हैं और जो पुराने राज्यों का जो एरिया है, उनकी सीमा और उनके नाम में जो चेंजेस है, ये सारा का सारा आर्टिकल 3 में आता है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 4 में। क्या आता है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत बनानी गई विधियां, यानी कि इसमें क्या आता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में अगर कोई चेंजेस करने के चांसेस लगते हैं गवर्नमेंट को, तो वो सारे किसके अकॉर्डिंग होते हैं? वो आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की मेरी ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, ये मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं अच्छे से डिफाइन से समझाऊँ, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में हर एक चीज़ आ जाए। ठीक है, हाँ, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करो। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा टॉपिक? नागरिकता। अब नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, यानी कि ये सेक्शंस डिवाइड है इनके। पहले 4 आर्टिकल में आ जाता संघ और उसका क्षेत्र, अगले बारे 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक अनुच्छेद तक क्या आती है? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, सबसे पहले संविधान के प्रारंभ में, संविधान अगर बनता है, कोई भी पर्सन संविधान को अडॉप्ट करता है, उसकी नागरिकता होनी जरूरी है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या है कि जो जब इंडिया आज़ाद हुआ था भारत, उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। अब कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए, या कुछ ऐसे थे यहाँ भारत से जो पाकिस्तान गए। अब आर्टिकल 6 में क्या है, ये उन लोगों की नागरिकता के अधिकार है जो पाकिस्तान से भारत आ चुके थे। ठीक है, इसके बाद अब पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब इसमें वो है कि जो यहाँ से पाकिस्तान जा चुके थे, उनकी नागरिकता का क्या रहने वाला था, ये सारा है आर्टिकल 7 में।
आर्टिकल 6 में क्या है, जो पाकिस्तान से भारत आ चुके थे, और आर्टिकल 7 में क्या है, जो भारत से पाकिस्तान जा चुके थे। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 8 में क्या आ जाता है कि जो भारत के बाहर, यानी कि जो इंडिया के, जिनके नागरिकता तो है, इंडिया के ही रहने वाले थे, लेकिन वो भारत के बाहर जा चुके हैं, उनकी नागरिकता के से सारे क्या क्या रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ आती है आर्टिकल 8 में। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 9 में कि विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि ऐसे लोग या ऐसे भारत के नागरिक जो इंडिया में उनकी नागरिकता तो थी, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की जब नागरिकता को अपना लेते हैं, तब उस क्या हो जाता है, उनकी जो इंडिया की नागरिकता वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि नागरिकता के अधिकारों को किस तरीके से बनाए रखा जा सके या किस तरीके से बनी रह सकती है, ये सारा का सारा आता है आर्टिकल 10 में। नेक्स्ट आ जाता है 11 आर्टिकल क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाए। ये आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद जो है वो नागरिकता के अधिकार के जो रूल्स है, किस तरीके से अधिकार नागरिकता मिल सकती है पर्सन को, उसके बारे में प्रॉपरली डिटेल में ये रेडी रखे। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे मूल अधिकार, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट्स ये रहते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक रहते हैं। क्या रहता है मूल अधिकार में? सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या देता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा कि मूल अधिकार होते क्या हैं। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि जो मूल अधिकारों को अपनाने या उनका अल्पीकरण करने वाली की जो मेथड्स हैं वो सारे इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। यहाँ से क्या हो जाता है, समानता का अधिकार स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, कोई भी व्यक्ति है वो विधि के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी काम करने के अकॉर्डिंग उसमें समान। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी भी पर्सन से जो भारत का नागरिक होगा उसके साथ धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि लोगों को समान अवसर मिलेगा कि वो लोक नियोजन का आयोजन कर सके। ठीक है, यानी कि इकट्ठे होकर वो कोई भी अपनी सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी पर्सन से या किसी भी पर्सन को नीच जाति या फिर छुआछूत नहीं माना जाएगा, सबके लिए समान अधिकार होंगे। आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग क्या है कि उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में जो मेन उपाधियां थी कि ये उच्च जाति है, नीचे जाति है, ऐसी ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। कि आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पर्सन की कोई ख़ास उपाधि नहीं होगी, वो पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में या भारत के नज़रों में या भारत सरकार की नज़रों में सभी समान होंगे। आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग क्या है, ये स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, या फिर उसको विचार प्रकट करने के अकॉर्डिंग वो अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई पर्सन कोई अपराध करता है या फिर उसने अपराध नहीं भी किया होता हो लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसको ये पूरा अधिकार है कि वो अपने खुद को निर्दोष सिद्ध करने के लिए वो पूरे कोशिश कर सकता है। ये नहीं है
कि अगर कोई अपराधी किसी को मान लिया गया है तो उसको सजा ही होगी, वो खुद को निर्दोष साबित नहीं करवा सकता। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी नागरिक, यानी कि जो इसमें किसी भी नागरिक की प्राण दैहिक की यानी कि उसके प्राण की रक्षा और दैहिक संरक्षण का ये प्रावधान करता है। 21A क्या कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, कि हर एक व्यक्ति चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म से संबंधित है, उसको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। अब आर्टिकल 22 क्या कहते हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी कि कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी का अरेस्ट किया जा सकता है या उसकी सजा में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है? यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है कि बलात्, श्रम और मानव के दुर्व्यवहार पर निषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति बच्चों को, यानी कि जो 14 साल से नीचे हैं, उनको कारखानों में या फिर उनको नौकर या श्रम, जबरदस्ती श्रम का श्रम करने पर, यानी कि जबरदस्ती मजदूरी करने पर विवश नहीं कर सकता। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों में बाल श्रम आदि का, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है। यानी कि आर्टिकल 23 में क्या है कि बाल श्रम पर निषेध, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर ना लगाया जाए। आर्टिकल 24 का कहता है कि कारखानों में भी जो बाल श्रम है वो ना हो। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। यहाँ से क्या है, धार्मिक अधिकार स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसको ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करे, ठीक कर सकता है। 27 क्या कहता है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी खास धर्म के, ये नहीं है कि एक तरह का क्या है कि सारे धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, सेक्युलरिज्म है यहाँ पे, कि हर एक धर्म चाहे वो कोई भी है, वो हर एक धर्म एक समान है सारे देश के लिए। लेकिन ये नहीं है कि इसमें ये इस आर्टिकल में आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी भी धर्म को विशेष मानते हुए उससे किसी तरह का कोई भी कर वगैरह नहीं लिया जा सकता। इसके बाद आ जाता है शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित क्या है। 28 आर्टिकल क्या कहता है कि निश्चित शैक्षणिक संस्थानों से धार्मिक निर्देशों और पूजा से उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति है तो वो किसी भी सभा में, किसी भी धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल हमारा 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो देश में अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटीज हैं, उनके हितों को कैसे बचाया जा सके, ये आर्टिकल आता है 29 में। नेक्स्ट आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार को देखते हुए ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति का अनिवार्य। अब ये वाला जो अधिकार है ये भी निरस्त हो चुका है, ये पहले था अब नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है 31A के अकॉर्डिंग क्या है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। 31B क्या कहता है कि कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 31G क्या कहता है कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों के व्यापन। G क्या कहता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव। ये वाला भी आर्टिकल जो है निरस्त हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 32 क्या कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, कि यानी कि इस भाग के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी हमारे उपरोक्त अधिकार है
अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसको उन अधिकारों का पालन करने नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या कर सकता है, अपना आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए, ये वाले अधिकार का उपयोग करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट है 32A क्या कहता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं है। ये वाला भी क्या है, आर्टिकल निरस्त हो चुका है। 33 के अकॉर्डिंग क्या है, इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने और रूपांतरण करने की संसद की शक्ति, यानी कि इस भाग में क्या है कि ये जो सारे अधिकार हैं, इनको लागू करने की जो संसद के पास शक्ति है वो आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग ही आती है। 34 के अकॉर्डिंग क्या है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन है। आर्टिकल 34 में क्या है कि सेना विधि प्रवृत्त के लिए सारे अधिकार दिए गए हैं कि वो किस तरीके से अपना काम करे और या क्या उनका अधिकार रहते हैं, वो वाला सारे आर्टिकल 34 में है। लास्ट आ जाता है आर्टिकल 35 में, इस भाग में उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है, यानी कि अन्य अधिकारों को अपनाने के लिए जो उपबंध किए गए उनको प्रभावी करने का अधिकार किसके अकॉर्डिंग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 35 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की ये हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए इस चैनल के साथ ताकि उनको भी इन थ्योरी लेक्चर्स का फ़ायदा हो सके। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मेरी ये वीडियो जो रहती है ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर काबिलियत तो होती है बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू यू कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, प्लीज़ एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए अगर ये, इससे ये होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।